ये जो देश भर में कई जगह बम विस्फोट हुए, यानी एकमात्र इंदिरा जी नहीं है, इंदिरा जी है, मिलिंद परांडे है, मोहन भागवत है और भाजपा के अज्ञात लोग हैं, नेता लोग हैं। 2004 की लोकसभा पर असर पड़ने के लिए, यानी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी सत्ता में थे, उनको वापस सत्ता चाहिए थी, तो माहौल खड़ा करना था, तो इसीलिए एक साजिश रची गई। उसके पहले 2002 में पूरा गुजरात जलाया इन्होंने, 3,500 लगभग मासूम लोग की हत्या की, कार सेवकों को जलाया इन्होंने, साबरमती एक्सप्रेस अंदर से जली है, बाहर से नहीं, खबर बाहर को नहीं, घर वालों को होती है। 2003 में मेरे पास आए, मुंबई में आए, आने के बाद उन्होंने मेरे पास प्रस्ताव रखा कि पुणे सिंहगढ़ वहाँ पर बम बनाने का प्रशिक्षण लेना है और देश भर में काम करना है बम विस्फोट। रवि देव जो उस समय अखिल भारतीय सह संयोजक था बजरंग दल का, वो वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती नाम से आता था। अच्छा। और वो बम सिखाता था। राकेश धावड़े जो व्यक्ति है वो पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़, मालेगांव बम विस्फोटों में आरोपी है, वो उनको वहाँ पर लेकर आता था। हेमंत जी करकरे आए, शहीद हेमंत करकरे आए, फिर पूरा मामला सामने आया और तहकीकात में जाने पर पता चला कि इसके आरोपी कोई और है, लेकिन 26/11 के माध्यम से उनका कांटा निकाला गया। आरएसएस के लोग आप कह रहे हैं, या आरएसएस में जो युवा थे, उन्होंने उस समय कहाँ पर आपका मानना है कि ब्लास्ट कराया है? जो बात आपने अदालत में भी कही है, अगर खुलकर कहें कौन कौन सी जगह पर ब्लास्ट कराया है जिसमें आपका मानना है कि आरएसएस का ही हाथ था? पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़। हाँ। औरंगाबाद का होना तो नहीं हो पाया क्योंकि हाँ। नांदेड़ में मारे गए। हाँ। मालेगांव के 2 बम विस्फोट 2006-2008, प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, राकेश धावड़े, अलाना फलान सर्व है, और मक्का मस्जिद हैदराबाद, अब समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ दरगाह। अच्छा। संघ के लोगों के प्लानिंग। हिमांशु पांसे जैसा समर्पित युवा, तुम लोगों ने ऐसे समर्पित युवा का इस्तेमाल भाजपा के गलत लोगों को सत्ता में पहुंचाने के लिए दहशतवादी बना दिया उसको, और आम मुस्लिम समाज को मारने के लिए इस्तेमाल किया उसका। और उज्जवल निकम जो अभी सांसद बना है, जो उसमें वकालत कर रहा था कसाब के विरुद्ध, उसने कसाब पर फोकस किया, पाकिस्तान, ताकि मुस्लिम देश फैले। मिलिंद परांडे 2004 से 2014 तक अंडरग्राउंड था। ये जो भस्मासुर नरेंद्र मोदी आया सत्ता में, तब से वो बाहर आया है। इंद्रेश कुमार को उठाते, मिलिंद परांडे को उठाते, तो भाजपा के टॉप में बैठे उस समय के सारों की लाइन लगती। और अगर ऐसा होता तो 2014 में भाजपा की सत्ता नहीं आती। ये तड़ी पार अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी जेल में होते। उरी, पठानकोट और पुलवामा कांड साजिश थी। सेना को जो मार सकता है वो आदमी कितना घटिया हो सकता है। क्यों आपको लगा कि आरएसएस को अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए? अमित शाह को आप भेज रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस से आते हैं, अमित शाह अपने आपको आरएसएस से बताते हैं, ये लोग क्यों कार्रवाई करेंगे? संघ रजिस्टर नहीं है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पैसा कहाँ से आता है, कार्यालय इतने बड़े कैसे हुए, आपकी कार्य पद्धति क्या है? कई लोग हैं जो सक्रिय है, जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं। मोहन भागवत भी तो भाजपा की दलाली ही करता है, खुला करता है वो तो। प्रभु राम जी आज भी कैद में है, पहले बाबर के कैद में थे, आज भाजपा और संघ के कैद में है प्रभु राम जी। अच्छा। पहलगाम के बाद जो 29 यात्री मारे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया, वो भी सब ढोंग था। पाकिस्तान को पहले ही खबर दी हम कहाँ पर हमले करने वाले। ये 100 वर्ष नहीं मना रहे, 100 भर गए इनके। मैं इस भाषा में बोलता हूँ, शिशुपाल के यानी संघ के 100 दिन भर गए, 100 साल भर गए। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज इस वीडियो में हम जिस शख्स से बात करने वाले हैं वो एक समय में आरएसएस वर्कर थे। आरएसएस को लेकर उन्होंने देश भर में कई जगहों पर काम किया, लेकिन अब प्रियंक खड़गे से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक हर किसी को वो पत्र लिख रहे हैं, ये मांग करते हुए कि चाहे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इन सभी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाना चाहिए। और तो और उनका ये भी कहना है कि चाहे मोहन भागवत हो, इंद्रेश कुमार हो, मिलिंद परांडे हो, इन सभी लोगों को न केवल गिरफ्तार किया जाना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी किया जाना चाहिए। देश भर में साल 2000 और उसके आसपास जितने बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए उसे लेकर आज समझेंगे कि आखिर क्या हुआ, कि जो एक आरएसएस प्रचारक थे वो क्यों आरएसएस से अलग हुए, और उसके बाद देश भर में न केवल उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, बल्कि मांग कर रहे हैं
कि आरएसएस को एक आतंकवादी संगठन बुलाया जाना चाहिए। हमारे साथ यशवंत शिंदे जी मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर कि आप लगातार आरएसएस को लेकर बोलते आए हैं। 2022 में नांदेड़ के कोर्ट में क्या हुआ वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपने एक पत्र लिखा है 2 लोगों को, अमित शाह को भी लिखा है, प्रियंक खड़गे जी को भी लिखा है, और दोनों में आपने मांग की है कि चाहे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल, इन्हें एक आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाना चाहिए। मैंने लोगों को बताया कि आप खुद आरएसएस से जुड़े हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि आपने ऐसी क्या चीज़ें देखी कि आपको लगा कि जिस संगठन से एक समय आप जुड़े थे, मैं पढ़ रहा था आपने अपने जवानी के प्राइम ईयर जो है एज अ प्रचारक जिस आरएसएस को दिया, उन्हीं को आप आतंकवादी संगठन बोलना चाहते हैं, क्यों? वास्तव में लगभग मेरे 30-35 वर्ष गए इस संस्थाओं में काम करते करते। मुंबई में काम किया काफ़ी, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर में 1994 से जम्मू कश्मीर में काम किया। अंदरूनी कार्य पद्धति देखी वहाँ पर कैसी चलती है, क्या होती है। वहाँ पर दहशतवादियों से लड़ना, उनके खिलाफ काम करना, इस मानसिकता से मैं वहाँ पर काम कर रहा था वास्तव में। इंद्र जी से भेंट हुई थी। इंद्र जी ने ही मुझे फिर प्राथमिक संघ शिक्षा वर्ग करवाया, फिर प्रथम शिक्षा वर्ग हुआ पठानकोट में, द्वितीय संघ शिक्षा वर्ग चंडीगढ़ में हुआ। ये कब की बात है? 95 से 97। अच्छा, इंद्रेश कुमार यानी जो आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, आप उनकी बात करें जी। इंद्र जी उस समय हिमगिरी प्रांत प्रचारक थे। हिमाचल और जम्मू कश्मीर मिला के संघ की दृष्टि से हिमगिरी प्रांत बोला जाता था, और हिमगिरी प्रांत के प्रमुख थे, प्रांत प्रचारक थे इंद्र जी। और उनके जरिए ही ये जो देश भर में कई जगह बम विस्फोट हुए। यानी एकमात्र इंद्र जी नहीं है, इंद्र जी है, मिलिंद परांडे है, मोहन भागवत है, और भाजपा के अज्ञात लोग हैं, नेता लोग हैं। 2004 की लोकसभा पर असर पड़ने के लिए, यानी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी सत्ता में थे, उनको वापस सत्ता चाहिए थी, तो माहौल खड़ा करना था, तो इसीलिए एक साजिश रची गई। उसके पहले 2002 में पूरा गुजरात जलाया इन्होंने। 3,500 लगभग मासूम लोग की हत्या की, बराबर। तो कार सेवकों को जलाया इन्होंने। साबरमती एक्सप्रेस अंदर से जली है, बाहर से नहीं। खबर बाहर को नहीं, घर वालों को होती है। और वो जलाकर उसके ऊपर दंगे करवाकर गुजरात जलाया, हजारों लोगों को मारा। इसके बाद इनकी भूख बढ़ गई, राक्षसी भूख होती है ना, वो बढ़ गई। और 2004 की लोकसभा के पहले पूरे देश का गुजरात करेंगे, ताकि गुजरात करेंगे पूरे देश का, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, ऐसी साजिश रच के कुछ लोग 2003 में मेरे पास आए, मुंबई में आए। आने के बाद उन्होंने मेरे पास प्रस्ताव रखा कि पुणे सिंहगढ़ वहाँ पर बम बनाने का प्रशिक्षण लेना है और देश भर में काम करना है, बम विस्फोट। तो उनका जुबान से निकलते ही मैंने तुरंत बोला कि क्या अभी 7-8 महीने के पश्चात लोकसभा 2004 के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या भाजपा को सत्ता में पहुंचाने के लिए सब ये काम करने हैं, बम कांड करने हैं? तो निरुत्तर हो गए। उनको लगा कि सब बेवकूफ़ बैठे हैं संगठनों में। मैंने ज़्यादा विषय को कुरेदा नहीं, मैं विषय के अंदर चला गया। सिंहगढ़ के तलहटी, पुणे में जो सिंहगढ़ है उसके तलहटी में आकांक्षा फार्म हाउस है, वहाँ पे 3 दिन का प्रशिक्षण हुआ। रविदेव जो उस समय अखिल भारतीय सह संयोजक था बजरंग दल का, वो वहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती नाम से आता था। अच्छा। और वो बम सिखाता था। अच्छा। उसको लाने वाला रोज सवेरे 10 बजे राकेश धावड़े लेकर आता था। राकेश धावड़े जो व्यक्ति है वो पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़, मालेगांव बम विस्फोटों में आरोपी है। वो उनको वहाँ पर लेकर आता था। फिर वहाँ पर रविदेव जो मिथुन चक्रवर्ती नाम से रिकॉर्ड पर है बम विस्फोटों में, मिल नहीं रहा करके, तो वो 3 दिन लगातार आता था। प्रशिक्षण हुआ हमारा, 20-25 लोग हम महाराष्ट्र के और कई जगह के वहाँ पर एकत्रित थे युवा सब। उसके बाद उसका परीक्षण भी वहीं पर हुआ, पहाड़ी क्षेत्र में सिंहगढ़ के ही परीक्षण हुआ। और उसके पश्चात देश भर में जगह जगह पर बम कांड किए। पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़, मालेगांव के 2, मक्का मस्जिद, हैदराबाद, समझौता एक्सप्रेस, अजमेर शरीफ दरगाह। अब
इनकी इंक्वायरी पहले शुरुआत में तो ये मुसलमानों पर फोकस किया कि मुसलमान ने किया होगा वगैरह वगैरह, लेकिन हेमंत जी करकरे आए, शहीद हेमंत करकरे आए, फिर पूरा मामला सामने आया और तहकीकात में जाने पर पता चला कि इसके आरोपी कोई और है। लेकिन 26/11 के माध्यम से उनका कांटा निकाला गया, वो भी बहुत बड़ी साजिश है। तो उनने उनके शहीद होने के पहले उन्होंने इंक्वायरी लगभग पूरी कर ही दी थी। आरएसएस, भाजपा, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग के लोग बम विस्फोट में है, उन्होंने उजागर किया। लगभग 40 वीडियो ऑडियो क्लिप्स और सबके स्टेटमेंट, लैपटॉप सब मिल गए, पुख्ता सबूत मिल गए कि बम कांड किसने किए, मालेगांव के आरोपी कौन है, सब रिकॉर्ड पर लाया। लेकिन उनके जाने के बाद तपास यंत्रणाओं ने गड़बड़ कर दी। उनके पश्चात जो आए, एनआईए ने तपास किया, एनआईए ने तो आरोपियों के हित के काम किए, जजों ने भी उनके हित के ही काम किए। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहले एनआईए क्या कहती है कि इनको सजा नहीं हो सकती, और फिर फैसला सुनाने के पहले जज ने कुछ समय पहले क्या बोला कि प्रज्ञा सिंह को फांसी देनी चाहिए। पहले बोलते हो कि भाई इनको सजा होना मुश्किल है, और बाद में बोलते हो कि भाई इनको फांसी लगनी चाहिए। तभी मुझे समझ में आ गया कि ये छूटने वाले हैं। वास्तविक छोड़ने का कारण ये भी था कि अगर इनको नहीं छोड़ते तो ये लोग नाम लेते इन लोगों के, इंद्रेश कुमार, मिलिंद परांडे, कई लोग फंस जाते नहीं, वो भी आते इनके साथ बैठते हैं अंदर। तो अगर थोड़ा सा पीछे लें, जो आपने कहा कि आप 90 से जुड़े हुए थे, 2003 में लोग उसके पहले से 97, 98, 89 से जुड़ा, 89 से आप जुड़े हुए थे, वीएचपी, आरएसएस, बजरंग दल से आप जुड़े हुए थे। 2003 में आपके घर पर लोग यहीं मुंबई में आए और आपसे घर पर नहीं, कहीं मिले मुंबई में, और आपसे कहा कि ये सारी चीजें करनी है। फिर भी आप पुणे गए, आपने सुना क्या हो रहा है, सब देखा। आपने कब छोड़ा, वहां से शुरू करें, और क्यों आपको लगा कि इन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है? फिर हम आएंगे 2022 में क्या हुआ, अब क्यों आप पत्र लिख रहे हैं, क्यों आपको लगा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? कब तक आप जुड़े थे, क्यों छोड़ा आपने? गलत वैसे मैं प्रचारक जीवन में देखता था तो सभी से मुझे दिखाई पड़ रहा था, छोटी छोटी बातें कि गलती हो रही थी। जब उधमपुर के रियासी क्षेत्र में मैं प्रचारक था तो वहाँ पर चुनाव थे, कई सालों के बाद चुनाव हुए। फारूक अब्दुल्ला को उधर बुलाया, केंद्र सरकार में नरसिंह राव की सरकार थी, और केंद्र सरकार के नियोजन से ही वो संपूर्ण जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल खड़ा करने के लिए प्रचार कर रहा था सब जगह पर। और उस समय इतना माहौल वहाँ पर गर्म हुआ था रियासी क्षेत्र में। वास्तविक हिंदू बहुल है, माता वैष्णो देवी का पहाड़ी क्षेत्र जो आता है वहाँ पे, कटरा वगैरह रियासी, बहुत आक्रामक हिंदू वहाँ पर बसा है, वहाँ उस इलाके में। तो वहाँ पर संघ में और भाजपा में कड़ाई की लड़ी लगी। अच्छा। बहुत तगड़ी लड़ाई लगी कि चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा। तो वहाँ पर संघ ने जो पहले 2-2.5-3 साल से जिसको आगे किया था उसको छोड़ के किसी और बाहर से लाया और उसको टिकट देके भाजपा में घोषित किया कि भी ये चुनाव लड़ेगा। अच्छा। तो संघ और भाजपा में कड़ाई की लड़ाई हुई। उसमें फिर क्षत्रिय, ब्राह्मण, ऐसा एक गुट बन गए अंदर। कड़ा की इतना झगड़ा बढ़ा था, इतना, और संघ के खिलाफ समाज में इतना द्वेष का माहौल फैला था कि गली गली में लोग संघ के खिलाफ बोलते थे। लेकिन ऐसे माहौल में मुझे वीरभवन जम्मू से बुलावा आया, फोन आया कि आप वहाँ पे अब मत रहिए, कुछ समय के लिए जम्मू आइए, माहौल को शांत होने दीजिए, फिर आप जाइए। लेकिन मैंने जाना उचित नहीं समझा। जब समाज को जरूरत है तब हमने वहाँ पे खड़ा रहना चाहिए। सब शांत होने पर क्या मतलब है? तो मैं वहाँ पर डटा रहा। मैं फिर घूमता था सिटी में, उस टाउन में, लेकिन मैं छोड़ के नहीं गया। कोई मेरे सामने कोई किसी ने ऐसा बोला नहीं, सामना करना पड़ेगा ना। लेकिन संघ के प्रचारकों की गलती थी। वहाँ पर संघ के प्रचारक लोग बोलते थे भाई टिकट चाहिए तो वीरभवन जाओ, है ना। अरे संघ का वीरभवन कार्यालय का भाजपा की टिकट बांटने के लिए बैठा हुआ है। अच्छा। और वहाँ पर इतना माहौल खराब किया कि संघ का पूरा तमाम हो गया काम वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो आपका मन उतर गया था? मन तो मेरा उस कारण मेरा बहुत मन खराब हो गया। और अंदरूनी गुटबाजी और द्वेष, आपस में द्वेष, ऊंच नीचता, वो देखकर मैं सोच में पड़ गया कि हम तो संघ के माध्यम से समाज को एक कर रहे हैं, दहशतवाद से लड़ना है, और हम खुद संगठित कुछ लोग हैं, वही अगर आपस में लड़ रहे हैं तो समाज को, देश को क्या बचाएंगे। तो फिर मैंने इंद्र जी को बताया कि मुझे संघ के दायरे में शाखाओं का काम अभी नहीं करना, मैं अन्य जगह माध्यम से काम करूँगा। तो उस दृष्टि से फिर मैं कुछ समय के लिए उनके साथ था, प्रवास में जाता था उनके साथ, पीछे आ गया। 1999 में मुंबई में था, उस समय मेरे पास बजरंग दल का दायित्व मेरे पास आ गया। 99 में, 1999 में। तो उस समय कारगिल का युद्ध शुरू था।
और उसके बाद एक प्रांत बैठक हुई, महाराष्ट्र प्रांत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, और ठाणे में उसका एकत्रीकरण था, बैठक थी 2-3 दिन की। तो उसमें हिमांशु पानसे की मेरी भेंट हुई। मेरी भेंट तब तक नहीं थी। वो गोवा में पूर्णकालीन काम करता था विश्व हिंदू परिषद का। हिमांशु पानसे जो नांदेड़ बम ब्लास्ट में मारा गया, जिसने पूर्णा जालना परभनी में बम कांड किए थे। तो उसने मुझे वहाँ पे ढूंढा, बैठक में मिलना हुआ, बातचीत हुई, फिर वहाँ से हमने काम करने का तय किया। तो फिर इंद्र जी से मेरी जो बातचीत हुई थी, तो इंद्र जी से बातचीत लगातार मेरी निरंतर चालू रहती थी। तो इंद्र जी ने फिर मैसेज दिया कि आप युवकों को लेकर जम्मू चले आओ। फिर हिमांशु पानसे और मैं महाराष्ट्र के कुछ युवकों को लेके जम्मू चला गया 99 में, कारगिल के समय, कारगिल के युद्ध होने के बाद। फिर वो समय था संसद पर हमला हुआ उस समय, उसके महीना 1-1.5-2 महीने पहले की बात है। संसद पर हमला होने के पहले महीना 1.5 महीना पकड़िए। तो फिर उधर जाने के बाद बाकायदा सेना के अधिकारियों के माध्यम से सेना की छावनी में हमारा आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण हुआ। सेना के छावनी में सेना के अंदर आप लोगों का आधुनिक उस समय के हाँ। अच्छा, और उस समय के हथियारों का आप लोगों ने ट्रेनिंग किया? हाँ, आधुनिक हथियारों से हमारा ट्रेनिंग हुआ। अच्छा हाँ। तो उसके बाद वीर भवन मुझे बुलाया, इंद्र जी ने, चला गया, हमसे बातचीत हुई। तो वीर भवन में इंद्र जी ने मुझे बोला कि आप इनको लेकर आप पार चले जाओ पाकिस्तान, सारी व्यवस्था सेना के अधिकारी जरिए हो जाएगी। तो मैंने ताड़ कर बोला कि भाई क्यों, पार क्यों जाना है? पाकिस्तान जाओ। हाँ, पाकिस्तान यानी पार जाने, पाकिस्तान क्यों जाना है? भारत में कम है क्या जरूरी? हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पार नहीं जाएंगे, यही काम करेंगे। और फिर मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकारा नहीं। फिर उस समय उसके कुछ दिन पश्चात संसद पर हमला हुआ, सब तितर बितर हुआ, माहौल खराब हुआ। जम्मू कश्मीर में लाखों की सेनाएं लाई गई, जो पुरानी थी उनको हटाया गया, और फिर कई गांव खाली की सीमावर्ती सब अदला बदली हुआ। तो इंद्र जी बोले अभी इस समय आप ऐसा करिए। उस समय इंद्र जी ने 15,000 रुपये दिए और बोले कि भाई अब इस तो युवक को आप वापस भेज दो, जब माहौल शांत होगा आप इनको हम लाएंगे, फिर देखेंगे। तो इसके दौरान फिर बीच में मैं श्रीकांत जोशी जी के संपर्क में था, इंद्र जी के संपर्क में भी था, तो मोहन भागवत के संपर्क में आ गया उस समय। अच्छा, उसमें सर कार्य हुआ था मोहन भागवत। कब की बात है ये? 2000 के दरमियान की। अच्छा हाँ, उस तो कहाँ मिले मोहन भागवत से? महाराष्ट्र? कलकत्ता में। कलकत्ता, हेदवा तालाब में संघ कार्यालय है, मुख्यालय है पश्चिम बंगाल का। तो वहाँ पर सर कार्यवाह मोहन भागवत उस समय भेंट हुई। श्रीकांत जोशी जी, हम बैठे, मीटिंग हुई हमारी। तो वास्तव में श्रीकांत जोशी जी हमारा पहले से तय था। उस त्रिपुरा अगरतला से 4 हमारे वरिष्ठ संघ के लोग उठाए थे, दहशतवादी, बैप्टिस्ट चर्चेस के दहशतवादियों ने 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी और त्रिपुरा से सेना को हटाओ, ऐसी मांग थी। वो तो मांग स्वीकार नहीं की कोई भी, लेकिन सरकार थी किसकी? हमारी बोलते थे हम। अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी बैठे थे, भाजपा की सरकार थी। वो 4 लोगों को आसानी से छुड़वा सकती थी। सरकार हाथ में पावर होती बहुत बड़ी, नहीं छुड़वाया, मरने दिया। उसके पहले मोहन भागवत को भी मैंने बोला, श्रीकांत जोशी जी को बोला कि आप मुझे मदद करो, मैं उनको 4 को छुड़ा लूँगा। इसका देखो, जैसे आदमी सामने होता है वैसे आपको रहना पड़ता है, वैसा ही कर्म करना पड़ता है। हमारे 4 उठाए, मैं उसके 50 उठाता हूँ, जो बाहर उनके गुट के लोग हैं 50 उठाता हूँ। वो हमारे 4 भेजते हो या 50 को ऊपर भेजो। जब हम ऐसा करेंगे तभी वो 4 छोड़ेंगे, वैसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं की, मरने दिया इन लोगों ने। और मरने के बाद इस विषय को भुनाया देश भर में। देखो, हमारे 4 लोगों को दहशतवादियों ने मारा। यानी आप कह रहे हैं जब मोहन भागवत और इनसे बात हुई थी आपकी कलकत्ता में, अगर वो चाहते और बीजेपी की सरकार थी वो चाहते तो आरएसएस के 4 लोग जो वहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें बचाया जा सकता था। उन्हें नहीं बचाया, उन्हें मरने दिया गया और उसके ऊपर राजनीति हुई। हाँ, चुनावी राजनीति की सिर्फ उसमें, तब हिंदुओं को उकसाने के लिए। हाँ, तब मोहन भागवत ने कुछ कहा था इसे लेकर जब आपकी ये सब बातचीत हुई? मदद किया है नहीं, बात खत्म, और क्या। अच्छा, इसके बाद भी क्या हुआ कि चलो घटना घटी, कोई मदद की नहीं। फिर उस गुट के 2 लोग अगरतला से दिल्ली उतर रहे हवाई जहाज से, तो उनको नेताओं को पकड़ो। एक खबर भी हमारे गुट ने ही, यानी हमारे प्रमुख उस समय श्रीकांत जोशी जी थे, वो केंद्रीय अधिकारी थे बड़े उस समय। वो 2013 में मुंबई में उनका निधन हुआ, ही शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो उन्होंने उस समय अडवाणी अटल बिहारी से मुलाकात की और बोला कि ये 2 लोग उतर रहे, खबर दी, पुख्ता जानकारी दी, तो आप उनको हिरासत में लो। जिन्होंने 4 लोगों को पकड़ा? हाँ, 4 लोगों को मारा था, अपहरण करके जो हत्या की। एक गुट के लोग 2 लोग उतर रहे, उनको आप हिरासत में लो।
हमें लगा भाई हमारे लोग हिरासत में लेंगे, कुछ कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं। तो फिर श्रीकांत जोशी जी ने वापस उनको मिलकर बोला भाई आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो उन्होंने, आडवाणी ने क्या जवाब दिया उनको कि अगर हम इन पर कार्रवाई करेंगे तो क्रिश्चियन मतदार नाराज होंगे। बैप्टिस्ट चर्चेज से पोषित दहशतवादी थे ना। तो ये बताते हुए श्रीकांत जोशी जी की आंखें भर आई थी मुझे बताते समय, यानी वो भी दुखी थे कि हम बचा सकते थे लेकिन बचाए नहीं। हम लोग खुद श्रीकांत जोशी जी हम लोग भी अलग से मांग की था भाई आप लोग मुझे मदद करो, जो लगता है धन और मैं देख लूँगा क्या करना, कैसे छुड़ाने, वो भी किया नहीं उन्होंने और मरवाए। और सरकार ने जो आरोपी है जो उस गुट के दहशतवादियों के, वो दिल्ली उतरे, उनको पकड़ा भी नहीं। और किस लिए पकड़ा नहीं? ताकि क्रिश्चियन मतदार नाराज हो गए उधर नॉर्थ ईस्ट के उधर। ये हालात है। वास्तव में हमारी लड़ाई दहशतवाद से चल रही है, किसी समाज से तो नहीं चल रही है। हमारी लड़ाई दहशतवाद से है ना, कोई क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू ऐसी तो लड़ाई नहीं चल रही है। तो क्रिश्चियन मतदार नाराज होने के संबंध क्या है? वास्तविक जितने दहशतवादी है, फिर आप मुस्लिम बोलिए जिनको बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलिए या हिंदू बोलते हैं, जो आरोप करते वो ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना क्रिश्चियन है। वास्तव में उनके इसमें जो इतिहास देखा जाए, उनके जो जिसको आदर्श मानते हैं उसके हिसाब से वो चलते ही नहीं है वो लोग। ठीक, तो अभी तक 2-3 चीज़ें आपने बताई। एक, आपने कहा कि जब आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई, उस पर मैं बात भी करूंगा, कि आर्मी की देखरेख में ट्रेनिंग दी गई और आपको कहा गया कि पाकिस्तान जाना है, आपने मना कर दिया। तब आपने देखा कि कैसे संघ और बीजेपी जो है वहाँ पर उनकी लड़ाई चल रही थी और कैसे आपस में ही ब्राह्मण और ये वो सारी चीज़ें करके गुटबाजी हुई। फिर आपने देखा कि त्रिपुरा में क्या हुआ। फिर आपने देखा कि दिल्ली में कैसे जिन आरोपियों को पकड़ा जा सकता था नहीं पकड़ा। आपको पता चला कि कैसे बॉम्ब बनाने या फिर दूसरे हथियार बनाने और बाकी चीज़ों की ट्रेनिंग के साथ साथ बॉम्ब ब्लास्ट की बात चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें कब आप कनेक्ट कर पाए कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और आप क्या सोच के आरएसएस और इससे जुड़े थे, और आरएसएस कर क्या रही थी? वास्तव में मैं घर से जब निकला ना तो संघ का कोई स्वयंसेवक भी नहीं था। अच्छा। वास्तव में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से मेरा कनेक्शन तालमेल था, यहाँ पर बैठकें होती थी, कार्यक्रम में रहते थे, बरोबर ना। लेकिन मैं बैठकों से ऊब गया, बैठकें चलती है और क्या, कुछ नहीं, लोग तो उधर मर रहे हैं, इधर हमसे बैठकें कर रहे हैं, चुनाव क्या मतलब उसका। तो मैंने यहाँ विनायकराव देशपांडे जी जो अभी अखिल अंतर्राष्ट्रीय संगठक है विश्व हिंदू परिषद के, वो मेरे अच्छे प्रचारक थे ना, वो उस समय महाराष्ट्र के प्रचारक थे, उस समय संगठक थे विनायकराव देशपांडे जी। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे है, तो मुझे जम्मू कश्मीर जाके काम करना है, ताकि उस समय मोबाइल नहीं थे, टीवी, दूरदर्शन और अखबार के जरिए खबर मिलती थी और बैठकों में विश्व हिंदू परिषद के जानकारी मिलती थी कि भाई जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात है, दहशतवाद है, हजारों लोग हिंदू मारे गए हैं और लाखों लोग वहाँ पर हिंदू विस्थापित हुए। तो मेरे मन में आए भाई तीन भाई घर में हैं, तो तीनों क्या करने हैं, एक ने जाके लड़ना चाहिए, बराबर ना, दो तो है ना बचेंगे। तो मैं इस भावना से मैंने उनको बताया कि भाई मुझे वहाँ भेजिए, मैं वहाँ जाकर काम करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे भेजा नहीं। फिर मैंने अपनी तरफ से पैसे इकट्ठे किए अपने, और मैंने फिर वहाँ पे चला गया ना। घर को बोलता तो घर वाले थोड़ी छोड़ते, घर वाले सब, किसी को भी लगेगा भाई पड़ोसी जाए, हमारा बच्चा ना जाए, बराबर ना। मैं 20-21 साल का था उस समय। तो फिर लेकिन मैं मन की पूरी तैयारी की 2-2.5 साल पहले से, और फिर मैं जम्मू चला गया। मेरे दिमाग में था कि जो कश्मीर से जो आतंकवाद के कारण जो विस्थापित जम्मू में जो छावनियों में रह रहे उनके पास जाऊंगा, उनको बोलूँगा हम लड़ेंगे और हम दिखाएंगे, हम लड़ेंगे इन लोगों से, दहशतवाद से। तो उनके पास जाने पर निर्वासित हिंदू जो पंडित है, तो उनसे मिला मैं, तो उनको बोला मैं ऐसे मुंबई से आया हूँ और हम लोग लड़ेंगे दहशतवाद से। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो मैं एकदम ये हुआ, चौंक गया। हाँ, चौंक गया मैं। तो ये क्या बात कर रहे कि जिनके सब पर तो आपत्ति भयावह आ गई बहुत। वे स्वयं, मैं आ रहा हूँ मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर उसी काम के लिए, और वे कह रहे तो मैं, लेकिन उन्होंने तुरंत बोला कि आपके ऐसे युवा की जरूरत संघ को है। अच्छा। आप वीर भवन जाइए, वहाँ पे मुरली जी करके है, महाराष्ट्र से ही है, तो आप उनसे मिलिए, आपके जैसे युवाओं की जरूरत संघ को है, ऐसा बोला। फिर मैं वीर भवन गया, मुरली जी से मिला। मुरली जी भी गुजर गए, कुछ 7-8 साल हुए, 6-7 साल 7-8 साल हुए, वे भी गुजर गए। मुरली जी मुंबई में, और वे हिमगिरी प्रांत के कार्यालय प्रमुख थे, वो भी प्रचारक थे। तो उनसे मिला, उन्होंने काफ़ी मुझे टटोला पहले, ताकि दहशतवादी माहौल है, कोई दहशतवादी भी आ सकता है किसी भी रूप में। फिर देखा भाई नहीं खरा, फिर इंद्र जी से भेंट करा की थी। फिर मेरा संघ का प्रवास मेरा चालू हुआ। फिर प्राथमिक हुआ,
फिर संघ का विस्तारक राजौरी में, ठीक है। फिर प्रचारक, फिर चंडीगढ़ में मेरा प्रथम हुआ, द्वितीय पठानकोट में प्रथम हुआ और चंडीगढ़ में द्वितीय संघ शिक्षा वर्ग हुआ। ठीक। ऐसा मेरा संघ और प्रवास। आप अलग कब हुए? ये जो 2003 में जब ये हथियारों की बात, ब्लास्ट की बात हुई, उसके बाद अलग हुए या आप संघ से पूरी तरीके से अलग कब हुए? मैं ढांचे से, कार्य पद्धति से अलग होता गया राजौरी से ही। राजौरी से फिर रियासी में देखा माहौल कि अगर हम लोग काम ऐसे ही करते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। हमारी समय, हमारा ऊर्जा गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। गलत लोक प्रतिनिधि जो भाजपा में है, हम अपना घर छोड़ के आते हैं, माँ बाप को दुखी करते हैं और यहाँ पर दहशतवाद के साथ लड़ते हैं। खाना पीना देखते नहीं, समय देखते नहीं, अपना खून जलाते, जिंदगी जला रहे देश समाज धर्म के लिए। और हमारी ऊर्जा पर भाजपा में बैठे गलत लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे दिल को लग रही बात। मैंने इसका विरोध चालू किया। मेरे कार्य क्षेत्र में फिर मेरे संघ के कुछ लोगों के साथ मेरे झगड़े चालू हुए, कुछ पदाधिकारियों के साथ। और फिर भाजपा के कुछ नेता थे, उनके साथ भी मेरे झगड़े चालू हुए, ताकि गलत लोगों में बख्शता नहीं। जैसे वो मोदी बोलता है ना, मेरे आसपास मेरा ताप नहीं सहन कर सकते, वैसे मैं जीता था लेकिन वहाँ पे। तो ऐसे जो क्रिमिनल मेरे पास नहीं आते थे, लेकिन उसके पास है मोदी के इर्द गिर्द वही लोग हैं। अच्छा। हाँ, तो झगड़े चालू, तो मेरा उन्होंने ट्रांसफर चालू किया इंदिरा जी ने। तो मैं बदली, तो अगर आप अपने मालिक हो तो मैं अपना मालिक हूँ। मैं यहाँ पेड वर्कर तो हूँ नहीं, बराबर ना, कि मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। फिर मुंबई आया, समय यहाँ पर मुंबई बजरंग दल का प्रमुख था, काम किया। फिर इंदिरा जी की तालमेल तो साथ में थे ही। फिर हिमांशु से भेंट हुई थाना में। फिर इंदिरा जी ने बुलाया, वहाँ ट्रेनिंग लिया सेना के छावनी में। फिर पार जाने का प्रस्ताव था जम्मू, इंदिरा जी का, गया नहीं। फिर यहीं पर, फिर उसके बीच में फिर 2003 का जो प्रस्ताव था पूरे देश में कांड करवाना, जैसे 2002 का उन्होंने गुजरात जलाया। फिर राक्षसी भूख बढ़ी। फिर 2004 की लोकसभा में चुनाव में फ़ायदा होने के लिए साजिश रचकर मुंबई में मेरे पास आ गए। फिर वो प्रस्ताव रखा मेरे पास कि कांड करना है पूरे देश में, बम बनाने के सीख कर। फिर पुणे तलाटी आकांक्षा फार्म हाउस में जाकर रहा। हिमांशु मेरे साथ उस समय था, हिमांशु पानसे, और भी कई लोग थे, 20-25 लोग। फिर वो तो सब हुआ, लेकिन वो प्रशिक्षण होते होते मैंने कई लोगों को सतर्क किया। हिमांशु को भी लाख समझाया कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि इन सारे युवाओं का इस्तेमाल भाजपा को चुनावी फायदे के लिए सब करने वाले हैं, तो सतर्क रहो और दूर हटो। तो उन्हें मेरा सम्मान करता था आगे से, लेकिन पीछे से क्या हो, उनका सुनता जगाया। ताकि जब आप प्रचारक रहे हो ठीक है, लेकिन जब आप में सत्ता नहीं, पैसा नहीं, पद नहीं बढ़ा, जैसे मैं पद से यानी पीछे हट गए ना, तो इज्जत तो देता था लेकिन लेकिन सामने से हाँ बराबर, लेकिन पीछे से उनका वो सुनता गया। और पीछे से फिर वो पूर्णा, जालना, परभनी कांड किया। और औरंगाबाद की एक मस्जिद में बम कांड करते समय रेकी करके गए थे और बम बना रहे थे नरेश कोंडावर के घर में नांदेड़ में, जहाँ पर मैं जाके, मेरा काफ़ी समय वहाँ पे जाना हुआ। 2006 में जो आप बात कर रहे हैं, वो बम विस्फोट हुआ वहाँ पे। उसमें मारे गए नरेश कोंडावर और हिमांशु पानसे। उस घर में मेरा काफ़ी बार जाना होता था ना। अच्छा। तो तरोड़ा नाका पे हिमांशु पानसे घर था, तो वहीं पर जाके रुकता था मैं। तो उनको अलर्ट किया। तपन घोष वो गुजर गए, वो भी बड़े विश्व हिंदू परिषद संघ के नेता थे। कोरोना के समय कलकत्ता में गुजर गए। महाराष्ट्र के ATS दहशत विरोधी पथक काला चौक यूनिट ने उनकी इंक्वायरी भी की थी। अच्छा। मालेगांव के मैटर में। अच्छा। तो वे भी उनको भी मैंने सतर्क किया। ऐसे देश भर के लोगों को मैंने सतर्क किया। अगर मैं चाहता उस समय तो मैं पूरे देश में मेरा काम तो मैनेजमेंट का था ना, तो उन्होंने उनको मालूम था कि मैं ठान लिया तो मैं करूँगा, ये गार्ड मान ली, हाँ मान ली ये करेगा। इसलिए मेरे पास सब सोची समझी साजिश से ही मेरे पास आए थे। लेकिन मुझे पता चला इनके दिमाग में क्या है, तो मैंने सारे देश भर में ये कांड होने नहीं दिया। फिर इन्होंने कुछ जगह पर कर पाए लोग, पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़ वगैरह वगैरह। ये मैं चाहता हूँ आप बताएं, आरएसएस के लोग आप कह रहे हैं, या आरएसएस में जो युवा थे, उन्होंने उस समय कहाँ पर आपका मानना है कि ब्लास्ट कराया है? जो बात आपने अदालत में भी कही है, अगर खुलकर कहें कौन कौन सी जगह पर ब्लास्ट कराया है जिसमें आपका मानना है कि आरएसएस का ही हाथ था? सिर्फ आरएसएस नहीं, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी है। हाँ। वो पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़। हाँ। औरंगाबाद का होना तो नहीं हो पाया क्योंकि नांदेड़ में मारे गए। हाँ। मालेगांव के 2 बम विस्फोट 2006 2008
प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, राकेश झावड़े, अलाना फलान सर्व है। और मक्का मस्जिद हैदराबाद, अब समझौता एक्सप्रेस और अजमेर शरीफ दरगाह। अच्छा। संघ के लोगों के प्लानिंग। अब इसमें बात बताता हूँ, ये सारे 9 बम विस्फोट जो प्रमुख गिनती में आते देश भर में, वो अलग अलग इंक्वायरी की। नांदेड़ की सीबीआई ने की। सीबीआई वास्तव दहशतवादी कृत्यों के लिए बनी नहीं, वो तो करप्शन के लिए बनी है। तो भी सीबीआई ने उसकी इंक्वायरी की। एनआईए ने करवानी चाहिए थी, नहीं की, ना उसके पास दिया दायित्व। अब एनआईए ने जहाँ जिनकी की, उनके पास भी इंद्रेश कुमार का नाम आया इंक्वायरी में। अजमेर शरीफ के चार्जशीट दाखिल हुई 2010 में, तो उसमें जिक्र है इंद्रेश कुमार का कि 2005 में उसने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सुनील दोषी जिसकी हत्या की, डांगे, ऐसे 5-6 लोगों का उसने मीटिंग लिया था 2005 में, और उनको सूचित किया था कि आप लोग ऐसा ऐसा करो तभी आप सक्सेस हो गए सब जगह बम विस्फोट करने में। ये सूचना निर्देश इंद्रेश कुमार ने उनको दी थी। ये चार्जशीट में। उसके बाद भी चार्ज नाम आने पर उसको आरोपी नहीं बनाया तो अरेस्ट भी नहीं किया। तो ये एनआईए ने किया, और उस समय बैठे वरिष्ठ कोई उनके बड़े लोगों के सब ने साजिश रचकर किया है। मिलिंद परांडे का नाम नांदेड़ में आया था, सब जगह पर आया था। लोगों को मैं बता दूं, मिलिंद परांडे अभी फिलहाल सेक्रेटरी जनरल हैं विश्व हिंदू परिषद के, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। आपने कब तय किया कि आप अभी विसल ब्लोअर बनेंगे या ये जो सच्चाई है वो बाहर लाएंगे? मैं दर्शकों बता दूं कि यहाँ पर जो नांदेड़ में एक सुनवाई चल रही थी, उस समय यशवंत जी ने एक स्वॉन एफिडेविट डाला था 29 अगस्त 2022 को, जिसमें उन्होंने खुद ने ये जो बातें अभी अब कर रहे हैं कि आरएसएस वीएचपी के मेंबर्स थे, जिसमें मिलिंद परांडे का भी नाम था, उनके साथ इन्होंने 2003 में कई सारे आधुनिक हथियार बॉम्ब मेकिंग जिसका बात इन्होंने किया पुणे में, वो उन्हें पता था कि कब क्या हो रहा था और वो एक विटनेस के तौर पर इसमें आना चाहते थे। ये आपने 2022 में नांदेड़ में जो पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी अदालत में, वहाँ पर एफिडेविट में डाली। उससे पहले कब आपने तय किया कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं और इनका पर्दाफाश होना चाहिए, और क्यों लगा आपको कि किया जाना चाहिए? वास्तविक 2003 के पहले भी कुछ कई ऐसी घटनाएं घटी थी जम्मू कश्मीर में रहते समय। ऐसी घटनाएं बनते पहाड़ बनते छोटा बनते पहाड़ बन गया। जो मन की जो अवस्था होती है ना निर्णय की, 2003 का देखा कि कैसे इस्तेमाल कर रहे, यानी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के समर्पित हिंदू युवाओं का इस्तेमाल कैसे ये लोग कर रहे हैं भाजपा को सत्ता में पहुंचाने के लिए। आम मुस्लिम समाज को जिसका कोई संबंध नहीं दहशतवाद से, सिर्फ मुस्लिम है इसलिए उनको मारो। अरे तुम्हारे में हिम्मत है, यासीन मलिक को मारो, शबीर शाह को मारो, अब्दुल गनी लोन को मारो, बिट्टा खराटे को मारो, शौकत बख्शी को मारो, क्यों नहीं मारते? हाँ, तुम उनसे मीटिंग करते हो। यासीन मलिक ने 11-12 महीने हुए एफिडेविट दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है, अभी 1 साल नहीं हुआ अभी। उसने एफिडेविट में यासीन मलिक ने क्या, जो अभी हिरासत में जेल में, उसने एफिडेविट में क्या दिया है कि संघ के लोगों के साथ मेरी मीटिंगें होती है। यानी क्या समझना है इस बात को कि तुम दोनों या हिंदू नेता और वहाँ पे मुस्लिम नेता तुम एक साथ इधर मिले हो, और तुम लोग हिंदू मारो और हम लोग मुसलमान मारते हैं, नीचे मरते लड़ते रहो हिंदू मुस्लिम, और हमारे फुल के सेकते रहे ऊपर। इनके चेहरे वास्तव में यही है ना, और क्या है? और ये जो ब्लास्ट हुए आप जो कह रहे हैं जालना, पूर्णा, परभनी और दूसरे जगहों पर, इसके पीछे की मकसद क्या थी उस समय? ये करके क्या करना चाहिए? एक तो 2004 का चुनाव, लेकिन उसमें मतलब माहौल क्या बनाना चाहते हैं? क्योंकि सत्ता में तो आप ही लोग थे, यानी भारतीय जनता पार्टी। जब मैं आप कहता हूँ क्योंकि आप तभी उनसे जुड़े हुए थे, तो उनके खिलाफ नहीं जाता कि सिक्योरिटी एट रिस्क है। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, कि ये एक्सप्लोजन्स करके करना क्या था? वास्तव में 2004 की लोकसभा में जो उनका जो हेतु था वो तो पूरा मैंने होने नहीं दिया देश भर में। लेकिन लोग सीखकर, कॉलेज से सीखकर बाहर निकले थे ना, पढ़ाई करके सिंहगढ़ तलाटी में बम कैसे बनाना, क्या करना जगह जगह पर। तो मुस्लिमों में दहशत फैलानी है, माहौल ख़राब करना है, एक डर का माहौल तैयार करना है। तो इसलिए ये काम किए गए। अच्छा, हाँ, तो इसलिए इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्पित हिंदू युवाओं का इस्तेमाल किया गया। ये तकलीफ मुझे वो है, हिमांशु पांसे जैसा समर्पित युवा का उपयोग अगर करना है तो देश के लिए करो, समाज के लिए करो, देश की शक्ति बढ़े, समाज की शक्ति बढ़े।
तुम लोगों ने ऐसे समर्पित युवा का इस्तेमाल भाजपा के गलत लोगों को सत्ता में पहुंचाने के लिए दहशतवादी बना दिया उसको, और आम मुस्लिम समाज को मारने के लिए इस्तेमाल किया उसका। भावनाओं से खेले तुम, समर्पित यानी तुम्हारे पास जो हिंदू समाज युवा तरुण आता है, तुम उसको इस तरह से उसका उपयोग करते हो। वो मेरी तकलीफ थी। वो तो बात हो गई। उसके बाद कई घटनाएं घटती गई। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था जंतर मंतर पे, अब 2009 के लोकसभा के पहले 26/11 का कांड हुआ। मुंबई ताज ब्लास्ट। अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा ने भारतीय गुप्तचर यंत्रणा अधिकारी आलोक प्रभाकर को जानकारी दी, लेकिन बात खबर नीचे दी नहीं गई। नेवी के प्रमुख, पश्चिम तट के, मुंबई एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस, मुंबई पुलिस, तो उनको समुद्र में दबाया जा सकता था। 30, 35, 36 मोबाइल्स, सैटेलाइट फोन, अक्षांश रेखांश, सब डिटेल जानकारी थे, वो आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, यानी 7-8 दिन पहले जानकारी दी गई, तो भी पकड़ा नहीं। ये कांड होने दिया। और उज्जवल निकम जो अभी सांसद बना है, जो उसमें वकालत कर रहा था कसाब के विरोध में, उसने कसाब पर फोकस किया, पाकिस्तान, ताकि मुस्लिम देश फैले। लेकिन ये बात को दबाया क्यों? ये जो इन्फॉर्मेशन जो आई थी अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा से, वो हमारे यंत्रणाओं ने क्यों नहीं उजागर की? अमेरिका ने क्यों किया? हमारे यंत्रणा क्या कर रही थी? हमारे अधिकारी क्या कर रहे थे उस समय? क्यों लगता है आपको कि ये तो सब इनके खिलाफ जो काम कर, उनके पीछे लगे हुए ये लोग। जैसे अभी अजीत डोभाल को भी 1.5-2 साल पहले मेरे पीछे लगाया था इन्होंने। अच्छा। हाँ, वो भी मुझे मालूम नहीं। बीजी कोलसे पाटिल साहब जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, वो मेरी अभी भी कभी उनसे भेंट नहीं हुई अभी तक। बीजे कोलसे पाटिल जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है, 1-2 बार अभी कुछ महीने पहले मेरी भेंट हुआ, फोन पर बातचीत हुई सिर्फ। तो वो आया मुंबई में, वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी इन्होंने भेजा उसको, यहाँ के आईपीएस लोगों को मीटिंग किया उसने यहाँ पर मुंबई में, और बोल के गया कि संघ परिवार का हमारा बहुत डैमेज हो रहा है, तो डैमेज को कंट्रोल करो, किसी भी तरह यशवंत शिंदे को घेरो किसी भी हालत में। ये कहकर उनको चला गया वो। फिर उस बैठक में बैठे कुछ लोगों ने उनको खबर दी, विजय कोलसे पाटिल साहब। उन्होंने आपको बताया? नहीं, मुझे नहीं बताया, मेरा तो आज भी मिलना नहीं हुआ है। अच्छा। ऐसा रूबरू हम मिले ही नहीं आज तक। अच्छा। आज तक तो उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए उन्होंने एक प्रेस नोट बनाई और सोशल मीडिया पर ही डाल दी सब जगह पर। अच्छा। तो घूमते घूमते वो जैसे मेरे परिचित किसी व्यक्ति के पास पहुंची, तो रात को 12:15 मुझे वो मिली। मैंने देखा, अच्छा विजय कोलसे पाटिल साहब, अच्छा अजीत डोभाल। फिर मेरा नाम देखा तो मैं चौंक गया कि यानी मेरे पीछे ऐसे लगे, ताकि इनकी ऊर्जा इस काम में लगी है। करेक्ट, कि कोई आप जैसे एक्सपोज कर रहे हैं तो नहीं हो। ठीक है, अब तक जो आपने बात बताई उसमें बहुत सारे रोचक बातें हैं। आपने बताया कि कैसे हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, बॉम्ब बनाने की बात, कहाँ कहाँ पर एक्सप्लोजन, उसका पॉलिटिकल फ़ायदा, आरएसएस के युवाओं का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसके साथ साथ 2 बातें जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, फिर हम 2022 पर आएंगे। एक, आपने कहा कि आर्मी की देखरेख में प्रशिक्षण हो रहा था। क्या आपको याद है कौन से हथियार उस समय दिए गए थे ट्रेनिंग के लिए? एक, और आर्मी के लोग मौजूद थे, यानी कि आरएसएस और आर्मी तब भी एक दूसरे को सपोर्ट करती थी? कैसे, क्या हो रहा था उस समय? कार्बाइन थी उस समय फेमस, और AK-47 फेमस थी उस समय। हाँ। तो उसका प्रशिक्षण वहाँ पर हुआ चलाने का। और कुछ दिन नमाज कैसे पढ़ी जाती है उसका भी प्रशिक्षण दिया गया। अच्छा। हाँ, ताकि अगर आप पाकिस्तान जाए या कहीं तो जाए काम में। अब उसमें किस्सावाड़ के चंद्रकांत शर्मा जी वो समर्पित थे। 2019 में दहशतवादी ने उनकी हत्या कर दी। ड्यूटी पर थे, सुरक्षा भी थे उनको किस्सावाड़ में, और वहाँ पर दशकों से काम कर रहे थे, दहशतवाद से लड़ रहे थे, समर्पित थे, मेरे अच्छे मित्र थे। वे भी हम लोग एक साथ थे, और हम इन सभी को उधर भेजने का इनके दिमाग में था, इंदिरा जी के। वास्तव में उनकी हत्या 2019 की लोकसभा चल रही थे उस समय, उसी चुनाव दौरान में उनकी हत्या हुई। ठीक। अब आपने कहा कि जो मालेगांव ब्लास्ट या बाकी बात के आपने की, और आपने कहा कि जो शहीद हुए हैं करकरे साहब, वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और कई सारी चीज़ें उन्होंने सामने लाई थी। उनकी जो जांच थी जिसमें उन्होंने कई लोगों का नाम लिया था, वो छूट चुके हैं अदालत में। मालेगांव ब्लास्ट में सभी लोगों को छोड़ा गया है। उनकी जांच को आप कैसे देखते हैं? एक, और नंबर 2, जो आप 26/11 की बात कर रहे हैं या ये मालेगांव ब्लास्ट और बाकी बात कह रहे हैं, उस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो ये आरोप लगाया गया था कि जब पहली बार इस सैफरन टेररिज्म का नाम इस्तेमाल किया गया था, तो कहा गया था कि कांग्रेस जो है धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और हिंदुओं को टेररिस्ट बता रही है। इसे लेकर बहुत माहौल बनाया गया था। ये 2 चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? करकरे ने जो किया था उस समय, शहीद करकरे जी, वो सही था या नहीं? और अब जब इन लोगों को एक्विट किया गया उस पर, और कांग्रेस की ओर से जो सैफरन टेररिज्म का आरोप लगाया गया उस पर,
वास्तविक दहशतवाद का कोई रंग ही होता नहीं है। ओके। वास्तविक कश्मीर वैली में हजारों की तादाद में आम मुस्लिम भी मारा गया है, सिर्फ हिंदू नहीं मारा गया। कई उसमें से मुस्लिम्स जो सेना को जानकारी देते हैं, दहशतवादियों की, पुलिस को देते, इंटेलिजेंस ब्यूरो को देते। कहाँ से आती है इन्फॉर्मेशन? ऐसे ही वहीं से आती है ना। वो तो हिंदू नहीं है, सभी मुस्लिम है। तो ऐसे दहशतवादी ने उनको भी मारा है, परिवार कई अत्याचार किए, बरोबर ना। तो मरे मुस्लिम भी मरे, सिर्फ हिंदू नहीं मरे, ऐसा मुझे कहना है। ठीक है। और इनके करकरे साहब की जो पूरी जांच थी उसे आप कैसे देखते हैं? करकरे साहब जी उन्होंने जांच की, बराबर की और सही दिशा में चल रहे थे। उन्हें लगभग इस सारे संपूर्ण कांड को उजागर किया था कि इसमें संघ परिवार के लोग हैं। बस उनका हाथ, जो षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने साजिश रची थी, जो टॉप में आज भी बैठे, वहां तक उनका सिर्फ हाथ पहुंचना था। इंद्रेश कुमार है, मिलिंद परांडे है, बराबर ना, और भाजपा के अन्य लोग। मिलिंद परांडे 2004 से 2014 तक अंडरग्राउंड था। ये जो भस्मासुर नरेंद्र मोदी आया सत्ता में, तब से वो बाहर आया है। कौन? मिलिंद परांडे। तब तक वो अंडरग्राउंड था, बाहर नहीं था, छुपे छुपे काम कर रहा था वो। और रही बात, कांग्रेस से बहुत बड़ी गलती हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में ही। लेकिन कांग्रेस को सत्ता में लाने में मेरा, मराठी में कहावत है, सिंहाचा वाटा, तो वैसे मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने 2003 का जो कांड था आरएसएस भाजपा का, वो मैंने होने नहीं दिया। अगर अब पूरे देश में होता, मैंने 500-600 बम विस्फोट में करता, ऐसे मैंने एफिडेविट में दिया है, बराबर ना। मैं उससे कई गुना करता। मुझे खुद नहीं करना था, मुझे मैनेजमेंट करना था। कई देश भर के, जैसे श्री राम सेना, प्रमोद मुतालिक कर्नाटक, तपन घोष कलकत्ता, HYCP हिंदू व छात्र परिषद असम, हिंदू रक्षा समिति जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में गर्जना, और संघ के और विष्णुपुर के मेरे कुछ कई दायरे संपर्क, इनके जरिए मैं हजारों की तादाद में कांड करवाता। लेकिन मैंने होने नहीं दिया। हजारों लोग मैंने बचाए। मारना बहुत आसान है, बराबर ना, लेकिन बचाना आसान नहीं है। इसलिए मैं कितनी बड़ी दुश्मनी लिए मुझे मालूम है। जिन लोगों से मेरी लड़ाई चल रही है वो खूंखार लोग हैं। वास्तव में अमर्याद उनके पास अधिकार है और बेहिसाब पैसा है, हर प्रकार के क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं, और मैं ऐसा ही निहत्था घूम रहा हूँ, उनसे लड़ रहा हूँ मैं, बराबर। कांग्रेस से क्या गलती हुई उस समय? आप कह रहे थे कांग्रेस से एक गलती हुई। कांग्रेस से वो गलती हुई कि रिकॉर्ड पर इंद्रेश कुमार, मिलिंद परांडे, इनका नाम आया था, उसके बाद में इनको हिरासत में नहीं लिया। सिर्फ सैफरान दहशतवाद से वो बड़ी गलती की। जैसे हिंदू खेमे के लोग बोलते हैं मुस्लिम दहशतवाद, बराबर ना, और कांग्रेस खेमे के ने बोला कि हिंदू, अरे तुम भी तो हिंदू हो। सैफरन भगवा दहशतवाद कैसे हो सकता है? भगवा दहशतवाद कहने के बगैर तुम तो विपक्ष में नहीं हो, सत्ता में हो, काम करो। इंद्रेश कुमार को उठाते, मिलिंद परांडे को उठाते, तो भाजपा के टॉप में बैठे उस समय के सारे की लाइन लगती। और अगर ऐसा होता तो 2014 में भाजपा की सत्ता नहीं आती। ये तड़ी पार अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी जेल में होते। अच्छा, इसकी जिम्मेवार क्या आप मानते कि कांग्रेस के अंदर भी लोग शामिल थे जो बचा रहे थे आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोगों को? सिस्टम में भी बैठे हैं ना, है सिस्टम में बैठे हैं, एनआईए में बैठे हैं, सीबीआई में बैठे हैं, आईएएस लॉबी में बैठे लोग हैं बड़े बड़े। और कांग्रेस ने सत्ता होने के बावजूद इन्होंने इनको हिरासत में नहीं रहना। महाराष्ट्र में सत्ता उनकी, दिल्ली में सत्ता उनकी, उन्हें सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल किया। सैफरान दहशतवाद, अलाना फलाना संगठनों के विरोध में सिर्फ उन्होंने मत प्रकट किया, परंतु वो गलती की उन्होंने, और वो गलती की सजा वो भुगत रहे, और देश भी भुगत रहा है। सिर्फ कांग्रेस नहीं भुगत रही है, पूरा देश भुगत रहा है। अगर उन्होंने उस समय उठाते इंद्रेश कुमार, मिलिंद परांडे को, तो सत्ता में नहीं था, आज भी सत्ता में नहीं होते ये लोग। कांग्रेस की सत्ता होती, लेकिन 10 साल मौका मैंने दिया, बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 2003 में मैंने कांड होने से, ताकि 2004 की लोकसभा असर पड़ता, मैंने नहीं होने दिया। तो उनको भी नहीं मालूम है कि भाई मेरा बहुत बड़ा रोल है उसमें, लेकिन 10 साल सिर्फ उन्होंने काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं साल 2022 में। जैसे कि मैंने कहा, आपने नांदेड़ अदालत में सुनवाई चल रही थी जो ब्लास्ट हुए थे उसे लेकर, जिस समय आपने एक एफिडेविट दिया जिसमें आपने खुद ने बताया कि कैसे आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के जो कई सारे मीटिंग हुए थे जिसमें बॉम्ब मेकिंग के बारे में जानकारी दी थी 2003 के समय। उसके बाद आपने कहा कि उस समय मिलिंद परांडे मौजूद थे, और उसके बाद आपने ये भी कहा
कि आप यहाँ पर एक विटनेस के तौर पर इस पूरे केस में लिए जाने चाहिए, ताकि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आपके पास विटनेस था, क्या आपके पास उस समय कुछ सबूत मौजूद थे जो आप अदालत में दे सकते थे, नंबर 1। और जब ये हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि अदालत में आगे क्या हुआ था। आपके जो एफिडेविट है उसे मंजूर किया गया था, नहीं किया गया था? क्योंकि सरकार बदल गई थी, महाराष्ट्र में भी सरकार अलग थी, केंद्र में भी सरकार नरेंद्र मोदी की थी, और इस समय आप ये एफिडेविट दे रहे थे, खुद ये कह रहे थे कि मैंने खुद ने देखा है ये बॉम्ब मेकिंग कैसे करते हैं। तो हुआ क्या? वास्तविक इन चीज़ों का कोई सबूत होता नहीं है कि भाई हम बम विस्फोट करने वाले फोटो निकाला या जैसे मालेगांव में तो पकड़े गए, एक ने सब लैपटॉप में किया था, उसने किया इसलिए वो अच्छा भी हुआ, तो चेहरा भी उजागर हुआ, वो बात और है। लेकिन ये करता नहीं कोई ऐसा, ये काम तो गुप्त काम होते हैं, बरोबर ना? सही बात। और उसकी कोई रिकॉर्डिंग रखते नहीं, और चुनिंदा लोगों में ये विषय होता है और उसमें काम किया जाता है। और विषय क्या था पूरा आपका? वो 2022 जब आपने नांदेड़ में एफिडेविट दिया। वास्तविक 10 साल में 14 में ये लोग जो आए सत्ता में, तो इन्होंने कार्य पद्धति जो देखी मैंने कि मौका मिला है आपको वापस 20 वर्ष के बाद, अटल बिहारी जाने के बाद वापस आपको मौका मिला है 15-20 वर्ष के बाद। तो उसका एक मराठी में कहावत है, संधीचं सोनं करा। तो उन्होंने उसका उपयोग गलत काम के लिए किया, जैसे कि नोट बदली, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उरी, पठानकोट और पुलवामा कांड साजिश थी। साजिश क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जनवरी के पहले हफ्ते से फरवरी के 13 तारीख तक, 14 तारीख को कांड हुआ नहीं, करने दिया इन्होंने, कि सरकार ने करने दिया। तब तक 10-11 इन्फॉर्मेशन गुप्तचर यंत्रणा की थी कि यहाँ पर हत्या का साजिश कामयाब करने वाले दहशतवादी। खबर मिलने के बावजूद, और उन्हें 5 हवाई जहाज मांगे थे सेना ने, ट्रांसफर हजारों की तादाद में रोड से लेके नहीं जाते, कहीं भी कुछ घटना घट सकती है, तो हवाई जहाज मांगे, 4-5 महीने से हवाई जहाज मांगे तो भी दे नहीं, बाय रोड जाने दिया। और थ्रेड थी, खबर थी, तो एक और कल होना है, तो आज खबर मिली है कि होना है, होने वाला है, तो भी जाने दिया। इनने मरवाए, अपने घर के लोग मरवाए। सेना को जो मार सकता है वो आदमी कितना घटिया हो सकता है। इसके लिए जिसको बाल बच्चे नहीं, तो उसकी क्या कीमत होगी उस आदमी को? बच्चे होंगे ना, तभी तो पता चलेगा उसकी, कि मरने वाले के भी घरदार के लोग होंगे, माँ बाप होंगे, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन होंगे ना। लेकिन वो वेदना कब होगी? खुद के होंगे तब ना। राजा, इसलिए हमारे हजारों साल की जो परंपरा, हिंदू परंपरा या भारतीय संस्कृति की सनातन जो भी बोलते, एक राजा ऐसा है नहीं दिखाओ मुझे जो सिंहासन पर बिठाया है, कि जो परिवार संपन्न है नहीं। राजा का सिंहासन है, पालकत्व है, मालकत्व नहीं है। राजा परिवार संपन्न होगा तभी उसका राज्याभिषेक होता है, ताकि उसको पत्नी, बच्चे, तभी वो वेदना समझेगा उनकी, और अपने देश को भी परिवार मानेगा और उस प्रकार के निर्णय लेगा। उसने उसी प्रकार आज का राजा जी रहा है। कैसे? ना बाल बच्चे है, कुछ नहीं, जीना है तो जियो, नहीं तो मरो। महंगाई, भस्मासुर, कोई फिक्र, ऐसे निर्णय लेते जा रहे हैं कि पूरा आम आदमी के घर पर हल चले, ऐसे उसके निर्णय हो रहे। तो ये आप देख रहे थे 14 के बाद, और फिर आपने 22 में तय किया कि आप इनको उजागर करेंगे। जब आपने पुलवामा कांड में मेरे दिल में बहुत चोट पहुंची। पुलवामा में? अच्छा, पुलवामा कांड से मेरा दिल में बहुत बड़ी चोट पहुंची। उससे पहले आपने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, ये सारी बॉम्ब मेकिंग और ये सारी चीजें? ये तो मैंने श्रीकांत जोशी जी से मैंने मीडिया में या पब्लिक में नहीं बताया। मैं देखो, एक घर है मेरा, मैं आज भी घर ही मानता हूँ उसको, आरएसएस को। सब मेरा ही है ना। मेरे जैसे लाखों, हजार लाखों लोगों ने अपना जीवन दिया इसमें, 30-35 साल, कई तो 50 साल काम किए, घरदार छोड़ के, समर्पित भाव से। तो कुछ चुनिंदा लोग हैं ना ये कर रहे, गलत लोग हैं, तो उनके कारण लाखों करोड़ों लोगों को दोष नहीं दे सकते ना। तो इनका सफाया हो जाए। तो अंदर से मैंने काफ़ी प्रयास किया। वेंकटेश अबदेव सर वो गुजर गए, श्रीकांत जोशी जी गुजर गए, सुनील देवधर को भी बोला था मैंने, जो मोदी अमित शाह का खास आदमी बंदा है, उसको भी बोला। ऐसे कईयों के बातचीत की, भाई ये जो गलत लोग उनको बाहर करो। लेकिन कोई उल्टा उसको बढ़ोती दी मोहन भागवत इन लोगों ने। ये वो जो बाहर जाने चाहिए वो बड़े हुए, मोहन भागवत ने भी इनको बड़ा किया, क्योंकि मोहन भागवत का भी इसमें रोल है इस कांडों में। अच्छा, है ही 100%। अच्छा, तो फिर 22 में जब आपने एफिडेविट दिया तो क्या वो एक्सेप्ट हुआ? वहाँ पर क्या बातचीत हुई? अदालत में क्या हुआ? अदालत में जब मैंने अपना शपथ पत्र एफिडेविट दिया तो स्वीकार किया। धामीचा जज थे, उन्होंने
सीबीआई और AR धामेचा जी। हाँ, उन्होंने सबको नोटिस दिए ऐसे ऐसा है, उसका जवाब दो आप भी। तो सीबीआई ने बोला कि हमको नहीं चाहिए, केस पर गलत असर पड़ेगा, बरोबर ना। वास्तविक में सामने से आ रहा हूँ और 311 सेक्शन क्या कहता है कि विटनेस किसी भी स्तर पर केस चल रहा हो, आ रहा है तो उसको लेना चाहिए। उसके बाद भी मुझे लिया नहीं और मैं मदद कर रहा हूँ। रविदेव इनको मिल नहीं रहा है, जो मिथुन चक्रवर्ती नाम से घूम रहा था, बम बनाने का ट्रेनिंग देने वाला, बजरंग दल का अखिल भारतीय संयोजक। तो मैंने उसका मोबाइल नंबर दिया, वो हरिद्वार में रहते, सब खबर दी। उसके बाद भी वो नहीं बोल रहे और उसको 2020 के 21 में उसको केस से हटाया उसको कि हमको मिल नहीं रहा। और मैं सामने से लिखित में दे रहा हूँ कि बता रहा हूँ, हाँ। मैं सामने से आ रहा हूँ, हाँ। कौन शामिल है, साजिश रचने वाले कौन, और जो पकड़े मोहरे है, हाँ। प्रज्ञा, राकेश झावड़े, इंद्र, ये जो बाकी लोग है ये मोहरे है ना। मेन जो ब्रेन है साजिश रचने वाले तो बाहर है, उनको पकड़ो और मुझे गवाह के रूप में लो। परंतु सीबीआई ने मुझे लेने से मना किया। और यार धमेचा जो जज है उनके पास की फाइल निकाल के मराठे उनको दिया। अच्छा। और सोचे समझी साल से ही सब किया। तो मराठी जज ने भी दहशतवादियों को बचाने का काम किया। तो आप कह रहे हैं ट्रांसफर कर दिया, जो AR धमेचा जी थे जिन्होंने सीबीआई से जवाब मांगा तो उनको ट्रांसफर कर दिया? उनका ट्रांसफर नहीं किया, मामला ही चेंज कर जो केस चल रही थी वो केस की सारी सुनवाई मराठी के पास दी थी। अच्छा, केस आपका केस शिफ्ट किया उधर। ओके, हाँ। और वो पूरा तय था इसलिए शिफ्ट किया। और वहां पर मराठी जज है, उन्होंने मेरी मांग को भी खा। अब सीबीआई मांग करती है कि भाई नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन जज ने तो न्याय करना चाहिए ना। वो निष्पक्ष होता है, किसी का समर्थक नहीं, उसका काम है। तो मराठी जज ने भी वो भी अपने अंदर कैबिनेट में जाके अपने आसन पे बैठ के नहीं किया। अच्छा। आदमी बाहर भेजा और कहा कि आपका मांग को हमने अस्वीकार कर दिया। अच्छा, ये हालात, यानी दहशतवादी को बचने का काम कौन कर रहा है? खुद न्यायाधीश। मालेगांव में यही हुआ, पूर्णा, जालना, परभनी, नांदेड़ यही हुआ, मालेगांव में भी यही हुआ है। अब 2006 के जो बम विस्फोट हुए थे उसमें के मुस्लिम आरोपी छूटे, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है। और जब बाकी लास्ट के हाँ, और जो बाकी जगह के जो विस्फोट हुए वो संघ परिवार से संबंधित है, क्यों नहीं गए ये लोग? देवेंद्र फडणवीस बहुत बड़ी बातें करता है मीडिया में इस बारे में, क्यों नहीं तुरंत गए? ये इनका मुस्लिम द्वेष दिखता है। अच्छा, तो अब हम आते हैं 2026 में, और यहाँ पर आप एक बार फिर से आपने पत्र लिखा है। आप क्या चाहते हैं? जो ये पत्र आपने 2 लोगों को लिखा है, एक तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, अमित शाह का भी नाम आपने लिखा है, प्रियंक खड़गे का भी नाम लिखा है, एनआईए को भी दिया है, एनआईए को भी दिया है, देवेंद्र फडणवीस को भी दिया है। अच्छा, क्यों आपको लगा कि आरएसएस को अब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहिए? अमित शाह को आप भेज रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस से आते हैं, अमित शाह अपने आपको आरएसएस से बताते हैं, ये लोग क्यों कार्रवाई करेंगे? और क्या आपको लगता है कि प्रियंक खड़गे और बाकी कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपकी लेटर को सीरियसली लेंगे या इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? क्योंकि प्रियंक खड़गे लगातार सवाल उठा रहे हैं आरएसएस। प्रियंक खड़गे एक कांग्रेस के नेता थे बोल रहा हूँ मैं, है नहीं, क्योंकि आप सत्ता में है। सत्ता में जाने पर उसके लिए सब समान है समाज, ना हिंदू मुस्लिम, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वो नहीं दिखना चाहिए। आज वो गृह मंत्री है, तो मैं उनका कांग्रेस के नेता है या कार्यकर्ता नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री के नाते उनके पास वो अर्जी दिया है। और उन्होंने जो कदम उठाया है वो उचित उठाया है। आज उनके पास शक्ति है, संघ रजिस्टर्ड नहीं है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पैसा कहाँ से आता है, कार्यालय इतने बड़े कैसे हुए, आपकी कार्य पद्धति क्या है, रजिस्टर्ड नहीं होते भी आप इतना बड़ा आपका दायरा क्यों है? तो इसका खुलासा मांगा है प्रियंक खड़गे, उन्होंने गलत नहीं किया, आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं? तो मोहन भागवत ने बचकाना जवाब दिया है कि हिंदू समाज रजिस्टर्ड नहीं है तो हम भी रजिस्टर्ड नहीं। अरे ये कौन सा जवाब हुआ? हिंदू समाज से तुलना करते हो तुम लोग, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। हिंदू की कौन सी निशानी इनके पास? कुछ नहीं है। 4 लोगों को बचा नहीं पाया, तुम तो 4 लोगों को मरवाया तुमने, जो अगरतला त्रिपुरा में। यहाँ पर अपने आपको हिंदू बोलते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हो। तो ये मुद्दा है, और इसलिए आपने कहा है कि न केवल मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार, मिलिंद परंदे को अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए इन बॉम्ब एक्सप्लोजन में, आपका कहना है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जाना चाहिए। अब जब आप इतना पूरा देखते हो, आप 89 से इससे जुड़े हुए हो, आप अलग हो चुके हो, आप विसल ब्लोअर हो, फिर भी आप कह रहे हो कि आप अपना परिवार मानते हो, क्या आपको लगता है कि आरएसएस के लोगों ने हिंदू युवाओं को और हिंदू वोटर्स को बेवकूफ़ बनाया है, फंसाया है?
देश जिस तरह से चलना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब जब आप इस पूरी जर्नी को देखते हो, आपको क्या आप कहेंगे उन तमाम हिंदू लोगों से जो शायद आरएसएस से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आरएसएस की तरफ जा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप उनको क्या कहेंगे? संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भाजपा, जो पूरा परिवार है हमारा, तो वास्तविक इन्होंने सिर्फ हिंदू समाज को नहीं ठगा है, इन्होंने कार्यकर्ताओं को भी ठगा है। अच्छा, इन्होंने प्रचारकों को भी ठगा है। इन्होंने समर्पित प्रचारक कम है क्या? बहुत बहुत है ना। एक प्रचारक कुछ साल पहले मेरी भेंट हुई तो वो बोल रहे थे, यशवंत जी हम काले धन की खा रहे हैं, भाजपा के फुलके, हम कैसे अभी इनके खिलाफ बोलेंगे? और अपना संघ का झंडे वाला कार्यालय 300-350 करोड़ की लागत से बन रहा है, उन्हीं के पैसे से, काले धन से ही, ब्लैक मनी से बात कर रहे हैं। हाँ। तो हम कैसे इनके खिलाफ बात करेंगे? ये मेरे निजी तौर पर बात कर रहे हैं प्रचारक, ज्येष्ठ प्रचारक है, कोई नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उनके भी पीछे लगेंगे लोग। ऐसे कई लोग हैं, वो इस उम्र में हैं, कई प्रचारक, वो घर नहीं जा सकते, माँ बाप नहीं होते उस उम्र में, पत्नी शादी कुछ किया नहीं है, तो घर में उतना प्रेम रहता नहीं है, जो प्यार हो, आदमी घर में रहे, बराबर। और इनसे दुश्मनी लेंगे तो कैसे लेंगे? उससे अच्छा है आने वाली आगे जितनी थोड़ी बची है वो संगठन में रहो, अपने दिन काटो। ये हालात है आज। कई लोग हैं जो सक्रिय है, जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं। मोहन भागवत भी तो भाजपा की दलाली ही करता है, खुला करता है वो तो। उसने 2019 की लोकसभा चुनाव के पहले उसने पत्रकार परिषद लेकर वक्तव्य किया। क्या किया कि जो थोड़ा कम बुरा है उसको मतदान करो, नोटा को वोट मत दो। माहौल खराब था भाजपा के खिलाफ, तो इसने वक्तव्य किया है मोहन भागवत ने, यानी तो भाजपा की दलाली कर रहे हैं यहाँ पर। नाम नहीं लिया, जो कम बुरा है उसको चुनो। क्यों भाई? तुम बुराई कम ज़्यादा तोलने वाले भी तुम कौन हो? हाँ, भाजपा के लिए वोट डालो, यानी ये खुला समर्थन किया है। ये हालात है इसमें। ये तो संघ के भी नहीं है, संघ के स्वयंसेवक भी नहीं है। संघ की स्थापना 1925 में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार उन्होंने जो की थी, एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण करना है, जो देश को, समाज को एक आदर्श मिले। ऐसा कौन हुआ? कोई नहीं। कितने हुए? दुर्लभ। वो भी जन्म से होते इसलिए दिखते हैं, संघ की शाखाओं में से तो है नहीं, क्योंकि संघ की शाखाओं में तो मुस्लिम देश सिखाया जा रहा है और कांग्रेस और अन्य पार्टियों के विरोध में जहर भरा जाता है। और क्या है संघ के? संघ की इतनी शाखाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्रीय सेवक समिति, कामगार, कई हर क्षेत्र में संगठन देश भर में फैला है, बराबर ना। तो भी आज देश के हालात क्यों खराब है? क्यों स्वर्ण काल में पहुंचने गए हम लोग? हाँ, क्या बात है? तो भी सारी सिस्टम सड़ी हुई है। क्यों राम राज्य नहीं है? क्यों ऐसे हालात खराब है? अब तो राम मंदिर में भी डाके डाले हैं, बात सामने है। ताकि वो राम मंदिर है नहीं, वो तो उनका दुकान है। अच्छा, प्रभु राम जी आज भी कैद में है, पहले बाबर के कैद में थे, आज भाजपा और संघ के कैद में है प्रभु राम जी। अच्छा, उनको वहां पे बांध के रखा है और वसूली चल रही है। वो तो 30-35 साल से वो चल रही थी वसूली। मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे किए हिंदू समाज से, देश विदेश से, हजारों करोड़। मंदिर के जमीन लगेगी उसके लिए पैसे, उसमें भी घोटाला है। मंदिर निर्माण में घोटाला और चढ़ावे में डकैती पड़ी बहुत बड़ी, वो तो सब सामने आया हुआ है। ये तो हम दशकों से जानते थे हम लोग। अच्छा, जब आप थे तब भी आप जानते थे कि उस समय तो चंदे के पैसों के बारे में जानते थे। मंदिर तो अभी निर्माण हुआ है। तब चंदे के पैसे के साथ क्या होता था कि हजारों करोड़ रुपए गायब है, कहाँ पर क्या है, ये हमारी बातचीत होती थी, बातचीत चलती थी। आरएसएस के अंदर। हाँ, हम प्रचारक लोग सब में नहीं, जो हम सक्रिय रहते हैं उनमें बातचीत चलती थी। अच्छा, अब क्या आप उस समय बोलते हाँ मंदिर होगा तो उस समय लगे, लेकिन मंदिर होने के बाद दिखाई दे रहा है कि और जिसने कार सेवकों पर जो ऑर्डर दी गोली चलाने के, वो ट्रस्ट में बैठा है आदमी। हाँ, तुम यानी क्या कर रहे हो तुम लोग? कार सेवक को जिसने मारा, गोली चलाने के आदेश दिए स्वाक्षित, उसको तुम ट्रस्ट में बिठाया है। हाँ? जो जिसने हिंदुत्व कहते हैं उनके खिलाफ काम करने वाले सब तुम लोगों के साथ है। चीन को लाल आंखें दिखानी है बोलता है, और चीन डोकलाम में हमारी जमीन कब्जे में ली, कई सैनिक मारे, अरुणाचल प्रदेश में जमीन हमारी की कई ताबे में लिए, तो भी चुप बैठा है, कुछ बात नहीं कर रहा है। ये जब मुख्यमंत्री था तो सुब्रमण्यम स्वामी इन्होंने एक मुलाकात दी है कि ये 10 बार चीन में गया है। कौन? नरेंद्र मोदी। भाई चीन को हम शत्रु राष्ट्र मानते हैं, आम समाज तो मानता ही है ना कि चीन हमारा शत्रु राष्ट्र है।
तो तू मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है गुजरात का, तो 10 बार तू चीन क्यों गया? क्या कारण चीन जाने का? और इतनी घटनाएं कर रहा है देश के साथ। चीन ने हमारे ऊपर हमला कर रहा है, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, डोकलाम, हमारी जमीन कब्जे में ली, अरुणाचल में ली, सैनिक मारे कई दर्जनों, तू चुप्पी साधे बैठा है। पहले बोला कि कुछ हुआ नहीं, बाद में लगभग 20-22 दिन के बाद बोला हाँ घटना घटी है। यानी कितना देश को गुमराह कर रहे हो। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर, जब पहलगाम के बाद जो 29 यात्री मारे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया, वो भी सब ढोंग था। पाकिस्तान को पहले ही खबर दी हम कहाँ कबर हमले करने वाले। अच्छा। विदेश मंत्री की सब आप सोशल देखेंगे तो विदेश मंत्री खुद बोल रहा है कि हमने पाकिस्तान को खबर दी कि भाई कहाँ कबर हम हमले करने वाले हो। तो पाकिस्तान ने हमारे हवाई जहाज भी गिराए लड़ाकू और हमारे सैनिक भी मारे। अगर ये खबर कोई दूसरा देता तो उसको देदूर ही बोला जाता। एक खबर कि हम हमले कहाँ का करने वाला, एक खबर कोई दे सकता है क्या? नहीं, दहशतवादियों को मारना है ना। और उसके बाद 4 दहशतवादी कश्मीर घाटी में मारे बोला जाते हैं, जो जिन्होंने ऑपरेशन महादेव नहीं, जिन्होंने ये जो मारे पहलगाम के हत्याकांड करने जो 4 लोग थे, उनको हमने मार दिया। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर किसके लिए किया था? फिर अगर 4 लोग भारत में ही मिले ना, तो उनको इनकाउंटर भी किया आप लोगों ने। तो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो था वो किसके लिए था फिर? आपकी मुलाकात हुई कभी नरेंद्र मोदी से या नहीं, फिर नहीं। लेकिन वो जब आप संघ में थे, क्योंकि वो भी एक प्रचारक थे, तो कभी सुनी थे उस समय उनके बारे में कोई बात? मुझे एक धुंधली सी बात ध्यान में आ रही है कि वो जम्मू में मेरी कहीं मीटिंग में उसके साथ भेंट हुई है। अच्छा, जम्मू में। अच्छा। और उस समय अपना जो एक संघ का एक शाखा है काम वर्करों की, कामगारों की, तो उसमें वो मीटिंग में वो था। वो अच्छा, मीटिंग में जम्मू की बात है बहुत। अच्छा। इसको मैं बताता हूँ, लगभग ये 99-2000 के दरमियान की बात है ये। अच्छा, उस समय की बात है ये। ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा मामला हो चुका है, आपके एफिडेविट को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन आप आपकी लड़ाई जारी रख रहे हैं। अभी भी आपने कहा है कि आरएसएस और वीएचपी और बजरंग दल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जाए। आपको लगता है कि अमित शाह को भी आपने पत्र लिखा है, नए को लिखा है, इनके आप खुद कहते हैं कि सिस्टम में इनके लोग हैं, आपको वाकई लगता है कुछ होगा नहीं होगा, फिर भी आप लड़ रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लगता है आपको कि बोलते रहना ज़रूरी? आप आ रहे हैं इतनी खुलकर ये पूरी बातचीत कर रहे हैं, क्यों? वास्तविक इसमें निरंतरता रखना, सातत्य रखना बहुत ज़रूरी है। कोई अच्छा आ जाएगा सिस्टम में, उस आशा से हम काम कर रहे हैं। वो घनघोर अंधेरा है, लेकिन सवेरा तो होता ही है ना, सवेरा तो होना ही होना है। लेकिन तब तक सवेरा होने तक आपको लड़ना पड़ेगा। ये चक्र है दिन रात का। ठीक है, आज देश भर में घना अंधेरा है, लेकिन सवेरा जरूर होगा। बहुत बड़े बड़े सुरमा बोलने वाले मिट्टी में मिल गए। ये कौन है? ये 100 साल शिशुपाल के भी थे, वही इनका शिशुपाल होने वाला है, होगा। अंत इनका यही होने वाला। इनका ये 100 दिन 100 वर्ष नहीं मना रहे, 100 भर गए इनके। मैं इस भाषा में बोलता हूँ, शिशुपाल के यानी संघ के 100 दिन भर गए, 100 साल भर गए, ताकि मुझे दुख भी हो रहा है ये बोलते समय, पीड़ा है मेरी, लेकिन बोलना पड़ रहा है, ताकि करोड़ों हिंदुओं को गुमराह कर रहे, उसका इस्तेमाल कर रहे भाजपा के लिए, गद्दारों के लिए, देशद्रोहियों के लिए भाजपा में बैठे। किसके लिए कर रहे? ये ऊर्जा किसके काम में आ रही है? ये देश के सिस्टम ठीक करने के लिए काम में आनी चाहिए थी। सेना में जाने के लिए सेना का दुरुपयोग कर रहे हो, सेना के जवानों की हत्या कर रहे हो। और जब ये सारी चीज़ें कहते हैं, आप पर दबाव नहीं आता, आपको कुछ बोलते नहीं है, आपके पीछे लोग नहीं पड़े हैं, आपके साथ किस तरह से हो रहा है? कोई वार्निंग दी जा रही है? नहीं, डराया जा रहा है? तो मेरी हत्या हो गई सीधा। अगर होना है ना तो मेरे पास वो 2 बार पहले आ चुके थे, लेकिन मैंने उनको भगाया था उस समय। उसको भी 2 साल हुए। तो मैंने उस समय बोला था कि मुंबई में आए थे, तो मैंने बोला कि आरएसएस के लोग, हाँ, कि भाई रंगा बिल्ला को हटाने की हिम्मत है क्या आप लोगों में? रंगा बिल्ला ने अमित शाह, मोदी है आप लोगों की हिम्मत? कौन पूछता है आप लोगों को? संघ और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू है, कोई अलग नहीं है। भले आप लोग बोलो मीडिया में वो हमारा नहीं है, आप सब लोग एक ही है। हम जब जम्मू कश्मीर में थे तो वैद्य विष्णुदत्त जम्मू पुंछ सीट के लिए, लोकसभा के लिए प्रत्याशी रहते थे, तो मुझे प्रचार करना पड़ता था। प्रचारक था मैं, तो भी भाजपा के लिए प्रचार करना पड़ता था। ऐसे प्रचारक लोग भी प्रचार करते हैं, करना पड़ता है भाजपा के चुनाव में। ये सबको कोई नई बात नहीं है। ठीक है। और क्योंकि इतनी जानकारी आपने दी, तो विपक्ष में कांग्रेस है, अभी यहाँ पर शिवसेना यूबीटी है, समाजवादी पार्टी है, कई सारे ऐसे पार्टीज हैं। उनमें से किसी ने आपको कांटेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की, इसको समझने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ?
नहीं, ऐसा होता तो मुझे वो मदद भी करते। मदद किसी से अभी तक मुझे मिली है नहीं। अच्छा। मैं अपनी ये जो लड़ाई है, मैं अपने बल पर चल रही है सारी। अब मैं जानता हूँ किस प्रकार से मैं लड़ रहा हूँ। मैं ना कोई सुरक्षा है ना कुछ है। ठीक है, सरकार अभी बैठे हैं, सब उन्हीं की गैंग बैठी है यहाँ पे महाराष्ट्र में भी। नरेंद्र अपना देवेंद्र यहाँ बैठा है। तो शिवसेना जो आज उनसे कड़ाई से लड़ाई लड़ रही है इस समय, उसके नेता लोग रोज सोशल मीडिया पे देखेंगे तो वही दिखेगा, नरेंद्र मोदी ऐसा है, अमित शाह ऐसा है, अलाना फलाना बहुत बोलते हैं। लेकिन ये विषय 4 साल से बाद 2022 से इतना फैला है, देश में विदेश में काफ़ी जगह पर ये विषय उछाला जा रहा है। लेकिन एक शिवसेना के नेता ने इस पर कोई टिप्पणी की नहीं है। क्यों नहीं की? क्या बात है इसमें? क्या राज है? क्यों नहीं करते टिप्पणी? क्यों नहीं बोलते हिंदू समाज का उपयोग भाजपा करता है, संघ करता है दशरथी कामों के लिए और भाजपा को सत्ता में भेजने के लिए, ताकि इनका विषय है नहीं? क्या इसमें आपके दिमाग में या पेट में कोई राज है क्यों आपकी सत्ता बनानी है महाराष्ट्र में? और कांग्रेस के भी लोगों ने नहीं किया, किसी ने कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। फोन आए कुछ लोगों के मुझे, लेकिन मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास होता 10 साल दिखाई देता ना मुझे। करेक्ट। 2004 से 14 में मेरा हित देश समाज से जुड़ा हुआ है, संविधान से, सिस्टम से जुड़ा है। सिस्टम मेरा है, न्याय व्यवस्था मेरी है, संगठन माध्यम है। आरएसएस बोले विषय पर जितनी संगठन है माध्यम होता है, बराबर। माध्यम गलत है आप, लेकिन जिस माध्यम गलत हो छोड़ दो माध्यम। आपका ध्येय तो आपका उचित है, आपका रास्ता तो उचित है ना, गलत है छोड़ दो, काम करते रहो। इस ढंग से मैं कार्य कर रहा हूँ। अब रही बात सुरक्षा की, ये लोग मुझे चुप करना है तो मेरी हत्या ही कर सकते हैं, बस दूसरा उनको रास्ता नहीं है। और आपकी लड़ाई कब तक जारी रहेगी? क्योंकि ये अभी सत्ता में है और जब तक ये लोग रहेंगे सत्ता में तब तक मेरी लड़ाई तो चालू रहेगी। और जब तक सांस है तो लड़ाई रहेगी। ठीक है, हमें चुप बैठने वाला नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, आप आए और न केवल आपने बातचीत की। दर्शकों, यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो पहले आपके हिम्मत को सलाम कि आप इतने समय में, जब बीजेपी सत्ता में है, हम देख रहे हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, उस समय आप खुलकर ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिससे लोग बात करने से बचते हैं। उसके बाद ये एक ऐसे शख्स हैं जो खुद आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं और इन्होंने नांदेड़ की अदालत में एफिडेविट दिया था। एफिडेविट देना यानी शपथ पत्र देना, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो बॉम्ब मेकिंग कर रहे थे 2003 में। कई सारी जो जानकारियां हैं वो इनके पास मौजूद हैं। आरएसएस का कैसे दुरुपयोग हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के लिए, देश भर में क्या कुछ हो रहा है, इस पर एक ऐसे समय में जब विपक्ष के लोग भी खुलकर बात नहीं करते हैं, 1-2 नेताओं को, राहुल गांधी और लोगों को छोड़ दें, तो उस समय आप जिस तरह से बात कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक पत्र लिखा गया है, ये पत्र कई लोगों को दिया गया है जिसमें अमित शाह, प्रियंक खड़गे भी शामिल हैं। बात में एक बार फिर से यही डिमांड की गई है कि आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। और इसके लिए जो इनकी लड़ाई है और जो चीज़ें इन्होंने आज दिन भर कही हैं, अगर आप उसे ध्यान से सुने तो आपको पता चलेगा कि एक पूरा पिक्चर जो है वो बनकर सामने आता है। भले ही अदालत में इनके बारे में या सुनवाई नहीं हुई हो या अब भी सुनवाई नहीं हो रही हो, जैसे कि इन्होंने कहा डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, मुद्दों को रखना ज़रूरी है, और आज भी आप वही करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आरएसएस के एक एक्स प्रचारक, फॉर्मर प्रचारक आज हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने ऐसी जानकारी दी जो बहुत ज़रूरी भी हैं और विस्फोटक भी हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इससे पता चलता है कि क्या राजनीति, क्या सिस्टम, हर जगह पर एक ही विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं, जिसका देश को खतरा है और भारत का जो भविष्य है उस पर इसका असर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपने बातचीत की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इन बातचीत से लोगों में और भी क्लैरिटी आए जो आप कहना चाहते हैं। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। और तो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो इसे साझा करें। अब भी इस चैनल द टेलीस्कोप को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम आगे भी अगर और फॉलोअप होगा या सर की ओर से लेटर लिखा जाएगा उसकी भी जानकारियाँ आपको देती रहेंगे। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार सर। धन्यवाद।